हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम 100 पीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये मैराथन होने वाली है जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सोशल साइंस, पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी दूसरी मैराथन होने वाली है। अगर आपने पिछली मैराथन को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए आज और हम एक मैराथन लगाने वाले हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड ये सभी एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो आपने मतलब क्लास को एंड तक जरूर देखना है और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो उनको जरूर बना लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन करके रख लें। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इतिहास से रिलेटेड कि सिंधु सभ्यता में जो जल निकासी की उन्नत व्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण किस नगर से मिलता है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया है, पिछली क्लास में, पिछली मैराथन में या बहुत सारी क्लासेस में हमने देखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहां पे जो जल निकासी थी उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था जो थी वो करी गई थी। ठीक है, वहां की जो उन्नत व्यवस्था थी, ठीक है, जल निकासी की बहुत उन्नत व्यवस्था थी। ठीक है, तो उसका जो हमें उदाहरण मिलता है, अभी इस क्लास में हमने ये बताना है कि उसका एग्जाम्पल कौन से नगर से हमें मिलता है। ठीक है, तो वो मिलता है हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मिले हैं, ये भी आपने नोट डाउन करके रख लेना है। बाकी मोहनजोदड़ो जो है उसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि लोथल को, ठीक है, लोथल जो है उसकी विशेष रूप से किस पुरातात्विक विशेषता के लिए उसको जाना जाता है। ठीक है, पुरातात्विक विशेषता उसकी क्या है कि ये लोथल जो है ये गोदी है, यानी कि डॉकयार्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो था वो जहाजों का निर्माण, उनकी जो रिप्रेशन थी, ठीक है, उनकी जो रिपेयर वगैरह जो थी वो की जाती थी। तो लोथल जो था एक गोदी है, यानी कि डॉकयार्ड है। ठीक है, एक बंदरगाह की तरह जो है वो उसको मतलब प्रयोग किया जाता था, जहाँ पे व्यापारिक जो जहाज थे उनका निर्माण होता था, उनका रिपेयर वगैरह होती थी। ठीक है, तो ये एक गोदी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के आपको पता है जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो त्रिरत्न नाम से प्रसिद्ध है। तो तीन रत्नों में जो है वो बुद्ध, ठीक है, वो आते हैं, धम्म आता है, ठीक है, और संघ भी आता है। लेकिन जो वेद है वो तो हमारे मतलब हिंदुओं के प्रसिद्ध मतलब ग्रंथ माने जाते हैं या हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध मान्यता रखते हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो त्रिरत्नों में जो है वो वेद शामिल नहीं है। हमारे वेद जो है वो 4 वेद हैं, जिनमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। और उसमें 10 मंडल हैं और 1028 से ज्यादा उसमें सूक्त हैं। ठीक है, तो ये वेदों से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको बता दिए। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में जो अहिंसा है उसका केंद्रीय महत्व किस विचार से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। तो उसका केंद्रीय महत्व बताना है। ठीक है, अहिंसा का केंद्रीय धर्म जो महत्व है। ठीक है, और जैन धर्म के अनुसार बताना है, हिंदू धर्म के नहीं, जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, तो जैन धर्म में जो अहिंसा का जो महत्व था वो था सभी जीवों के प्रति करुणा रखना। ठीक है, जो भी जीव है उन सभी के प्रति जो है वो करुणा रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। वैसे उत्तर जो है वो नीचे भी लिखे गए हैं और ऊपर भी साथ साथ में आपको उत्तर मिलते जाएंगे। वैसे आपने खुद की प्रिपरेशन को भी एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम जो है वो सीटेट के एग्जाम में अब बचा हुआ है। तो आप खुद भी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे वो किस लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, तो शिलालेख कह लो चाहे अभिलेख कह लो, ठीक है, जो अधिकांश लिपि कौन सी लिपि में अशोक के द्वारा लिखे गए थे। अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली राजा कहा जाता है, जिसका 261 ईसा पूर्व जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके उपरांत जो था उसका जो था युद्धों से और जनसंहार से उसका मन जो था वो बहुत विचलित हुआ था। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और उसके प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ज्यादा प्रयास जो थे वो अशोक ने किए थे। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में इसने अपने अभिलेख और शिलालेख मैक्सिमम जो थे वो छपवाए हुए थे। बहुत ज्यादा अधिकांश जो थे वो उसने ब्राह्मी लिपि में ही छपवाए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो गुप्त काल की यहाँ पर बात की जा रही है। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो किस क्षेत्र की, विज्ञान और कला के क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं उनको विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आर्यभट्टयी
के रचयिता कौन थे? तो आर्यभट्टयी के रचयिता जो थे वो आर्यभट्ट थे, ठीक है? आर्यभट्ट ने जीरो की रचना भी की हुई थी, ठीक है? तो आर्यभट्ट जो थे वो आर्यभट्टयी के रचयिता थे। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता व्यवस्था है मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? तो इक्ता जो थी वो किससे संबंधित थी? इक्ता व्यवस्था जो थी भूमि राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, ठीक है? भूमि राजस्व प्रशासन से इक्ता व्यवस्था जो थी मुख्यतः रूप से संबंधित थी, ठीक है? तो और दिल्ली सल्तनत में ये जो इक्ता व्यवस्था है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखती है, ठीक है? तो दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता है उसका प्रमुख रूप से संबंध जो है वो भूमि राजस्व प्रशासन से है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो आरंभ किस शासक ने करवाया था? अच्छा, कुतुब मीनार जो है आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। आज मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में ब्रीफली जो है वो बताने वाली हूँ, ठीक है? तो नोट्स करके रख लें, नोट बना के, ठीक है? कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कर किया था, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और कब किया था? 1199 में, ठीक है? कब किया था? 1199 में, ठीक है? 1199 में इनके द्वारा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया गया था, लेकिन उस निर्माण को सिर्फ आधा-अधूरा छोड़कर वो जो थे उनका मतलब देहांत हो गया था। उसके बाद उनके पुत्र आए इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया था, ठीक है? आप आपसे ये क्वेश्चन घुमा-फिरा के जो है वो एग्ज़ामिनर पूछ सकते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो किसने पूरा किया था? तो जब आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने और ये निर्माण जो था वो कब पूरा हुआ था? ये इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है? 1229 में। अब अच्छा अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार जो है वो कितनी मंजिला इमारत है? तो ये 5 मंजिला इमारत है, ठीक है? एक 5 मंजिला इमारत है, ठीक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उनके द्वारा जो था ये काम शुरू किया गया था 1199 में और 1229 में ये काम जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा समाप्त किया गया था। ये 5 मंजिला इमारत है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति जो थी, वो किस प्रमुख उद्देश्य उसका क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो था सैनिकों के लिए वस्तुएँ सस्ती रखना, ठीक है? बाजार नियंत्रण नीति का उनका उद्देश्य यही था कि सैनिकों के लिए जो थी वो सभी वस्तुओं को सस्ता रखना, ठीक है? नेक्स्ट आता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी विजयनगर की राजधानी है, ये आपने नोट करके रख लेना है, ठीक है? और ये जो है हम्पी ये कौन-सी नदी के तट पर है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है? कौन-सी नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट आता है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? भक्ति आंदोलन जो है उसकी प्रमुख विशेषता थी व्यक्ति भक्ति पर जोर, ठीक है? व्यक्तिगत व्यक्ति पर जोर देना, ठीक है? हो सकता है पिछली मैराथन के क्वेश्चन भी कुछ रिपीट हो रहे हों, तो आपने जो है वो फिर भी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है क्योंकि आपका एक तरह से रिवीजन जो है वो साथ-साथ में हो जाएगा। बाकी वैसे तो नए सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आपने ज़रूर इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि कबीर की शिक्षाओं में किसका विरोध जो है वो मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो कबीर जो है, उनकी शिक्षाएँ जो हैं, ठीक है, कहाँ पर है संकलित हैं? कबीर की जो रचनाएँ या शिक्षाएँ जो हैं वो संकलित हैं बीजक में, ठीक है। बीजक में संकलित है तो ये जो है वो मुख्य रूप से किसका जो है वो विरोध करते हैं? ये करते हैं बाह्य आडंबर का, ठीक है। ये मानते थे कि कोई दिखावा, कोई मतलब कि आडंबर करना ये उसका बिल्कुल विरोध करते थे कि उनको हमसे हमें जो है वो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, बाहरी दिखावा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? बाहरी आडंबर जो है वो बिल्कुल उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है मुगल प्रशासन में मनसब मुख्यतः किससे संबंधित था? तो मुगल प्रशासन में जो मनसब था वो किससे संबंधित था? तो मनसब जो था वो संबंधित था पद और सैन्य दायित्व से, ठीक है? पद और सैन्य दायित्व से ये संबंधित था मनसब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट अच्छा ये कब हुई थी परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो 1793 में हुई थी ठीक है 1793 में ठीक है स्थायी बंदोबस्त ठीक है किसने लागू किया था उस समय किस गवर्नर जनरल के समय ये लागू हुआ था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त जो था वो लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक है तो 1793 में आपने याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ठीक है
नेक्स्ट आता है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो किससे जुड़ा हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था, यानी कि उस समय क्या घटना हो गई थी जिससे ये जो था विद्रोह वो जो था वो जुड़ा मतलब हुआ था। तो ये था एनफील्ड राइफल के कारतूस, ठीक है? एनफील्ड राइफल्स के कारतूस, या आपसे एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि चर्बी लगे कारतूस, ठीक है? तो वो भी सही होगा उत्तर, ठीक है? या तो एनफील्ड राइफल लिखा होगा या फिर चर्बी लगे कारतूस लिखा होगा, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है, एनफील्ड राइफल्स जो थे, यही इसका जो थे वो तत्कालिक कारण बने थे, ठीक है? उसकी वजह से जो था वो 1857 का विद्रोह जो था वो समय से पहले ही आरंभ हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 1885 में किसके प्रयासों से जुड़ी मानी जाती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब हुई थी। 1885 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी ए.ओ. ह्यूम, ठीक है? ये एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिन्होंने ये संस्था या ये मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो बनाई थी, ठीक है? इन्होंने बहुत सारे मतलब प्रसिद्ध नेताओं को एकत्रित एकजुट में शामिल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी, ठीक है? तो ये एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे, ठीक है? 1885 आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कौन-सा आंदोलन जो था वो प्रमुख था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है? तो उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है? कौन-सा आंदोलन था? वो था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है? और स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस बात के ऊपर बल देता है? स्वदेशी आंदोलन बल देता है देश में बनी या देसी वस्तुओं के प्रयोग पर, ठीक है? देसी वस्तुओं के प्रयोग पर या देश में बनी वस्तुओं के प्रयोग पर ये बहुत ज़्यादा बल जो है वो देता था, ठीक है? नेक्स्ट आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस फसल की जबरन खेती से संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो कौन-सी फसल की मुख्यतः जबरन खेती से संबंधित था? तो ये था नील की खेती से संबंधित, ठीक है? कौन-सी खेती से? नील की खेती से ये संबंधित था, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है? 1917 में। नेक्स्ट आता है दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? तो दांडी मार्च का जो संबंध था वो कौन से आंदोलन से था? दांडी मार्च का संबंध नमक सत्याग्रह यानी कि 1931 में नमक सत्याग्रह से ये संबंधित था दांडी मार्च, ठीक है? नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन जो थे उसका प्रस्ताव 1942 में किस स्थान पर पारित हुआ था? अच्छा, ये तो हमें पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन लाया गया था, लेकिन ये जो आंदोलन था वो किस स्थान पर पारित हुआ था? ये आंदोलन पारित हुआ था मुंबई में, ठीक है? कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है? बम्बई जगह का नाम था, उस टाइम पर मुंबई को बम्बई जो था वो कहा जाता था, वहां पर ये जो था वो प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी का ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, यहाँ से अब क्वेश्चन एक और बनता है कि जो पहली बैठक थी उसमें किसको जो था वो अध्यक्ष बनाया गया था? तो पहली बैठक में जो बैठक के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे उनको जो था वो सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो अस्थायी रूप से इस सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन के बाद ही हुई थी, उसमें जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस संविधान सभा का स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष जो था वो बना दिया गया था, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से अब ज्योग्राफी हमारी स्टार्ट हो जाती है, भूगोल यहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन है अ, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन का सबसे प्रत्यक्ष जो था वो परिणाम क्या था? तो पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रत्यक्ष जो परिणाम है वो क्या है? वो है दिन रात का होना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 मिसिंग है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ये है कि दिन और रात का जो है वो होना, ठीक है? ये पृथ्वी के घूर्णन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही है, ठीक है? हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही है, ये इसका प्रमाण है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है? पृथ्वी पर जिस भाग में अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे रात होती है और जिस भाग में रोशनी होती है, वहाँ पर जो है वो दिन होता है, ठीक है? तो दिन और रात का बनना पृथ्वी के घूर्णन का जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है?
नेक्स्ट आता है ऋतु परिवर्तन। अब ऋतु परिवर्तन मुख्यतः किस संयोजन के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो है वो मुख्यतः कौन से संयोजन के कारण होता है? ये पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण, ठीक है? पृथ्वी की धुरी का जो थोड़ी-सी 23% जो है वो झुकी हुई है, ठीक है? तो ये जो धुरी पर झुकाव है और परिक्रमण है, ये मुख्यतः ऋतु परिवर्तन का संयोजन है, ठीक है? अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भारत में मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो भारत में जो मानक समय है वो किस देशांतर पर आधारित है? ये आधारित है 82 डिग्री 330 पूरब, ठीक है? 82 डिग्री 30 पूरब जो है उस पर आधारित है। नेक्स्ट आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए मुख्य रूप से उपयुक्त मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये रिपीट भी हो चुका है हमारी क्लासेस में। तो आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेना है कि ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी के पास, ठीक है? तो कॉटन की खेती के लिए नमी की ज़रूरत होती है, तो ये जो काली मिट्टी है ये नमी धारण करने में बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है? तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो मानी जाती है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये किस व्यापक विस्तार भारत के क्षेत्र में है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो व्यापक इसका विस्तार है वो भारत के कौन से क्षेत्र में है? वो उत्तरी मैदानों में है, ठीक है? जलोढ़ मिट्टी का जो व्यापक विस्तार है वो भारत के उत्तरी मैदानों में मिलता है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो पश्चिमी घाट की तुलना में जो पूर्वी घाट है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी प्रमुख विशेषता है पूर्वी घाट अधिक असतत है, ठीक है? पूर्वी घाट जो है, वो पश्चिमी घाटों की अपेक्षा अधिक असतत है, ठीक है? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 मुख्य शाखाएँ कौन-सी हैं? तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसकी 2 प्रमुख विशेषताएँ हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है? नेक्स्ट आता है तमिलनाडु के तटीय भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो तमिलनाडु के जो तटीय भाग हैं उनमें शीत ऋतु जो है उसमें वर्षा का प्रमुख कारण ये होता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है? जब मानसून वापस जाती है, ठीक है? तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो तमिलनाडु में बारिश करती है, ठीक है? तो यानी कि जो सर्द आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शीत ऋतु में कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो तमिलनाडु आपने याद रखना है। आपसे एग्ज़ामिनर क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि शीत ऋतु में कहाँ पर कौन से राज्य में जो है वो वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। अच्छा कौन-सी मानसून जो है वो शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा करती है? ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वो शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा जो है वो करती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो पश्चिमी दिशा में बहती हैं, ठीक है? पश्चिमी दिशा में ये बहती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है सुंदरबन किस क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन जो डेल्टा है, ठीक है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से ये बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट डेल्टा है ये, तो ये मैंग्रोव वनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है? मैंग्रोव वन जो है मैक्सिमम वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर नदियों के तट हों, ठीक है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी रहती हो, ठीक है? मैंग्रोव वनों के लिए सुंदरबन क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है रबी। रबी फसलें जो हैं वो सामान्यतः कब बोई जाती हैं? तो रबी की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं शीत ऋतु में, ठीक है? शीत ऋतु की शुरुआत में यानी कि अक्टूबर-नवंबर में जो भी फसलें जैसे कि गेहूँ हो गया, चना हो गया, ठीक है? इस प्रकार की जो फसलें हैं, मटर हो गए, ये जो फसल है ये बोई जाती है शीत ऋतु के आरंभ में यानी कि अक्टूबर-नवंबर के शुरू में, ठीक है? तो ये रबी फसलें होती हैं। बाकी खरीफ की फसलें कौन-सी होती हैं जो गर्मी की ऋतु में या बरसात की ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है? जैसे मक्का, धान हो गए, ठीक है? ये सभी जो है वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है भारत में चाय उत्पादन के लिए निम्न में से कौन-सा क्षेत्र जो है वो जो प्रसिद्ध है, ठीक है? तो चाय के उत्पादन के लिए, ठीक है? टी
के उत्पादन के लिए जो है वो कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है, वो है असम। ठीक है, असम क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि खनिज तेल का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो खनिज तेल का जो उपयोग है वो कौन से क्षेत्र में होता है, वो ईंधन और पेट्रो रसायन के क्षेत्र में होता है। ठीक है, ईंधन और पेट्रो रसायन के क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो नदी घाटी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनका प्रमुख उद्देश्य है सिंचाई और विद्युत उत्पादन। ठीक है, सिंचाई और विद्युत उत्पादन जो है वो इनका उद्देश्य है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, क्या अर्थ है जनसंख्या घनत्व का, इसका अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उसको जनसंख्या घनत्व के अर्थ से लिया जाता है। नेक्स्ट आता है किस प्रकार की कृषि जो है वो उसमें बड़े क्षेत्र में एक ही फसल का उत्पादन प्रमुख होता है। तो कौन सी प्रकार की खेती होती है जिसमें एक ही प्रकार की कृषि होती है, जिसमें एक ही फसल का उत्पादन जो है वो बड़े ब्रॉड लेवल पर किया जाता है, तो उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। मान लो कि आपके पास 1 एकड़ भूमि है, तो आपने उस 1 एकड़ भूमि में हल्दी बो दी, या आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अदरक ही बो देते हो, तो उसको वाणिज्यिक कृषि जो है वो कहा जाता है। एक ही फसल का बड़े पैमाने के रूप में उत्पादन जो है वो किया जाता है, उसको वाणिज्यिक कृषि जो है वो कहते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि नहीं होगी, स्थानांतरण कृषि नहीं होगी, मिश्रित कृषि भी नहीं होगी। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि उसको कहा जाएगा। सड़क परिवहन का एक प्रमुख लाभ क्या है। तो सड़क परिवहन का प्रमुख लाभ क्या होगा, सड़क परिवहन का प्रमुख लाभ ये है कि घर घर जो है वो सेवा की सुविधा। ठीक है, घर घर सड़क की सेवा की सुविधा जो है वो हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः किन कारकों से प्रभावित होती है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है, ठीक है, वो किन कारकों से प्रभावित होती है। तो ये होती है तापमान और वर्षा से प्रभावित। ठीक है, तापमान और वर्षा से ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट आता है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता और उद्गम के अध्ययन में फोकस किसे कहा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता और उद्गम के क्षेत्र अध्ययन में, ठीक है, उद्गम के अध्ययन में फोकस जो है वो किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंप शुरू होता है। ठीक है, तो उसको फोकस कहा जाता है जहां से भूकंप जो है वो शुरू हो रहा होता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, चक्रवातों में जो वायुदाब है सामान्यतः कैसा होता है। तो चक्रवातों में जो वायुदाब है वो सामान्यतः कैसा होता है, वो केंद्र में निम्न होता है। ठीक है, केंद्र में निम्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों का संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है। तो संसाधनों का संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है, क्यों हमें रिसोर्सेज जो है उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो है वो उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। ठीक है, ताकि हमारे आने वाले भविष्य की जो भी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधनों की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 21 क्वेश्चन लिख के आ गया है, लेकिन नागरिक शास्त्र पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर 45 क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो 45 नंबर का ये क्वेश्चन शुरू होता है कि नागरिक शास्त्र यहाँ से ये शुरू हो रहा है, सिविक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, वो कौन से संशोधन से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो वो कौन से संशोधन से जोड़े गए थे, वो 42 नंबर की जो अमेंडमेंट थी उसके द्वारा ये जोड़े गए थे। ठीक है, जो 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था उसके द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। ठीक है, और तीसरा शब्द था अखंडता। ठीक है, 3 शब्द जो थे वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये एकमात्र प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन आज दिन तक हुआ है, और ये 42वां संवैधानिक संशोधन था जो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में ये संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कहा जाता है। इसी के द्वारा जो था मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, और प्रस्तावना में इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। ठीक है, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की रिट जो है वो जारी कर सकता है। तो ये जारी कर सकता है संवैधानिक रिट। ठीक है, संवैधानिक रिट को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं। तो भारतीय संघ में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो
केंद्र के पास है, ठीक है, केंद्र के पास है, ठीक है, सेंटर के पास। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्यों राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है। हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को अगर रिटायर्ड होते हैं तो 1/3 सदस्य जो है वो नियुक्त भी किए जाते हैं। तो इस तरह से ये चलती रहती है, तो ये कभी भी जो है वो भंग नहीं होती है। नेक्स्ट आता है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है? 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है? निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो है वो होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट आता है 74वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 74 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है वो शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है या नगरीय शासन भी इसको कहा जाता है, उससे संबंधित है ये, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो किस उसका अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, ठीक है? इसका अर्थ है निर्धारित आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने का अधिकार होगा, ठीक है? निर्धारित आयु सीमा कितनी रखी गई है? 18 वर्ष रखी गई है। तो जो भी 18 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे उनको सभी पात्र नागरिकों को जो है वो मतदान करने का अधिकार जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र में जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जनता को प्रतिनिधि चुनने का अवसर देना, ठीक है? जनता को प्रतिनिधि चुनने के अवसर देना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है संविधान भारतीय संविधान में जो समानता है उसका अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ये अनुच्छेद 14 टू 18 है, ठीक है? समानता का अधिकार 14 टू 18 है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो मौलिक अधिकार है, ठीक है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो भी फंडामेंटल राइट है वो किन अनुच्छेदों में है? तो 25 से 28 तक है, ठीक है? 25 से 28 तक। नेक्स्ट आता है कानून के समक्ष समानता, ठीक है? कानून के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 है, ठीक है? तो ये किस सिद्धांत को व्यक्त करती है? ये व्यक्त करती है समानता के अधिकार को, ठीक है? राइट टू इक्वालिटी जो है वो उसके अंडर आता है कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? नेक्स्ट आता है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान और उसके अधिकारों की निष्पक्ष रक्षा जो है वो हो सके, ठीक है? संविधान और उसके अधिकारों की निष्पक्ष रक्षा के लिए जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में क्लास को लाइक ज़रूर कर दें कमेंट करके। अगर आपका कोई सजेशन, आपकी कोई क्वेरी या आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। बाकी लाइक करके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि आपको क्लासेस मेरी कैसी लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है उसका एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है शक्तियों का संवैधानिक विभाजन ठीक करना, ठीक है? शक्तियों का संवैधानिक विभाजन करना। संविधान भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद में है? वो है मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए के तहत, ठीक है? आर्टिकल 51 ए के तहत, ठीक है? मौलिक अधिकारों को मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो रखा गया है। इनको 42 नंबर की अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है? 1976 में 42 नंबर की अमेंडमेंट हुई थी जिसमें जो थे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था।
नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का सबसे अच्छा अर्थ जो है वो ये है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति सम, समान सम्मान रखता है। ठीक है, राज्य जो है वो सभी धर्मों की इज्जत करता है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। ये जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की सबसे अच्छा अर्थ कहा जा सकता है, ये सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद जो है वो आपको पता है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो जो धन विधेयक है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन-सा धन विधेयक जो है वो धन विधेयक है और कौन-सा धन विधेयक नहीं है। नेक्स्ट आता है कि भारत में चुनाव करवाने की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है वो किस संस्था की है? तो भारत में चुनाव करवाने की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है वो है निर्वाचन आयोग की। ठीक है, किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूचना का अधिकार लोकतंत्र में किस मूल्य को मजबूत करता है? तो सूचना का अधिकार जो है कौन से मूल्य को मजबूत करता है? वो करता है पारदर्शिता और जवाबदेही को। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही को जो है वो मजबूत करता है लोक सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों की गलत धारणाओं को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है उसमें बच्चों की गलत धारणाओं को जो है शिक्षक को कैसे देखना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में उपयोगी संकेत के रूप में। ठीक है, कि अगर बच्चा सीखेगा तो गलती तो बच्चे से हो गई, एरर्स जो है वो होते ही होते हैं अगर कोई भी कुछ भी चीज़ सीखनी है तो, ठीक है? तो गलत अवधारणाओं को जो है धारणाओं को जो है शिक्षक को एक सीखने की प्रक्रिया में उपयोगी संकेत के रूप में जो है वो देखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का सबसे प्रभावी उपयोग क्या है? तो सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का सबसे प्रभावी उपयोग क्या है? वो है स्थानिक संबंधों को समझना, ठीक है? स्थानिक संबंधों को समझना। नेक्स्ट आता है कि यदि विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना के दो अलग-अलग स्रोतों में विरोधाभास पहचानते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो किसी ऐतिहासिक घटना में दो विरोधाभास जो हैं, अलग-अलग विरोधाभासों को पहचानते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? टीचर को स्रोतों की विश्वसनीयता और संदर्भ पर चर्चा करानी चाहिए, ठीक है? यानी कि डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य जो है उसका प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? तो परियोजना कार्य यानी कि जो एक्टिविटी है, ठीक है? अ, प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो है उसका प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या हो है? तो उसका प्रमुख शैक्षिक लाभ है अनुसंधान और सहयोगात्मक सीखने का अवसर, ठीक है? अनुसंधान और प्रयोगात्मक सहयोगात्मक सीखने का अवसर, ठीक है? नेक्स्ट आता है स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा स्थानीय अनुभवों से व्यापक सामाजिक अवधारणाओं की ओर बढ़ना, ठीक है? स्थानीय से अनुभवों से व्यापक सामाजिक अवधारणाओं की ओर बढ़ना। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विज्ञान में चर्चा आधारित शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान में चर्चा आधारित शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? उसका सर्वोत्तम उद्देश्य है तर्क, प्रमाण और अनेक दृष्टिकोण को विकसित करना, ठीक है? तर्क, प्रमाण और अनेक दृष्टिकोणों को विकसित करना। यदि विद्यार्थी जो है किसी मानचित्र में दिशा पहचानने में कठिनाई महसूस करता है तो सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा? तो दिशा को पहचानने में अगर बच्चा जो है वो कठिनाई महसूस कर रहा है तो फिर व्यवहारिक मानचित्र गतिविधि और संकेतों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए, ठीक है? सिंपल से मैप से जो है वो बच्चे को एक्टिविटी करवाकर फिर उसके संकेतों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन-सा होगा? तो सामाजिक विज्ञान में जो प्राथमिक स्रोत रहेंगे, वो ये रहेंगे उस समय के शिलालेख, ठीक है? उस समय के शिलालेख ये होंगे प्राथमिक स्रोत, ठीक है? प्राइमरी सोर्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की प्रगति पर नियमित जानकारी प्राप्त करना, ठीक है? सीखने की प्रगति जो है, ठीक है? प्रोग्रेस जो है लर्निंग की उसकी नियमित जानकारी जो है वो प्राप्त करते रहना, ठीक है?
नेक्स्ट है, एक शिक्षक यदि विद्यार्थियों से पूछता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो किस कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। यदि एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों से पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो फिर वो जो है वो तर्क और चिंतन को बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे के तर्क और चिंतन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विज्ञान में समावेशी कक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में जो समावेशी कक्षा जो है उसमें सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, उसमें सबसे उपयुक्त अर्थ है विविध पृष्ठभूमि के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। विविध पृष्ठभूमि के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना जो है, जो वो समावेशी कक्षा में सबसे उपयुक्त उसका अर्थ होगा। नक्शे, मानचित्र और स्रोत सामग्री का संयुक्त प्रयोग किस प्रकार के अधिगम को मजबूत करता है? तो ये नक्शे का प्रयोग करना, चित्र का प्रयोग करना, समय रेखा, स्रोत सामग्री का प्रयोग करना, ठीक है, संयुक्त रूप से इन सभी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, तो फिर ये कौन से अधिगम को, कौन सी लर्निंग को मजबूत करेगा? ये करेगा बहुमाध्यमिक और अर्थपूर्ण अधिगम को महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में खुला प्रश्न क्यों उपयोगी है। तो सामाजिक विज्ञान जो है उसमें मूल्यांकन में खुला प्रश्न क्यों उपयोगी है, उसके मूल्यांकन में खुला प्रश्न इसलिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक पात्र को केवल अच्छा या बुरा ही मानता है, तो फिर शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि छात्र जो है वो किसी ऐतिहासिक पात्र को या तो अच्छा मानता है या तो उसको बुरा मानता है, तो फिर ऐसी स्थिति में शिक्षक को जो है वो विभिन्न स्रोतों और संदर्भों के बहुआयामी विश्लेषण जो है वो करवाना चाहिए, ठीक है, बहुआयामी विश्लेषण कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में समाचार पत्र का उपयोग जो है किस उद्देश्य से सबसे अधिक सार्थक है। तो सामाजिक विज्ञान में जो समाचार पत्र का उपयोग जो है वो किस उद्देश्य से सबसे सार्थक है, वो है किसके लिए, समसामयिक घटनाएं जो है उनको पाठ्य अवधारणाओं से जोड़ना, ठीक है, जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उनको पाठ्य अवधारणाओं से जोड़ने के लिए जो है वो समाचार पत्र का उपयोग जो है वो सबसे अधिक सार्थक माना जाता है, ठीक है। तो एक अच्छे सामाजिक विज्ञान प्रश्न की विशेषता क्या होगी? एक अच्छे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न की विशेषता पूछी गई है, तो वो ये होती है कि वह सोचने और प्रमाण देने के अवसर दे। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो बच्चे को सोचने और उसके प्रमाण देने के अवसर प्रदान करे, उसको अच्छा सामाजिक प्रश्न जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि यदि कक्षा में अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो फिर शिक्षक का बेहतर कदम क्या होगा? ठीक है, अलग-अलग भाषाई, ठीक है, मतलब कि हर बच्चे की जो है वो अलग-अलग भाषा है और वो उस पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। तो फिर शिक्षक को यानी कि टीचर को ऐसे सबसे बेहतर कदम उस टीचर के लिए क्या होगा? टीचर के लिए सबसे बेहतर कदम ये होगा कि वो बहुभाषाई बहुभाषी संसाधनों और सहपाठी सहयोग का उपयोग करे, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण का सर्वोत्तम उपयोग कब होता है। तो सामाजिक विज्ञान में जो क्षेत्र भ्रमण है, ठीक है, जो फील्ड ट्रिप है, उसका सबसे सर्वोत्तम उपयोग जो है वो कब होता है, उसका सर्वोत्तम उपयोग होता है जब अनुभव को पाठ्य अवधारणाओं से जोड़कर चर्चा की जाए, ठीक है, जब अनुभव को पाठ्य की अवधारणाओं से जोड़कर जो है वो चर्चा की जाए, तो वो क्षेत्र भ्रमण का सबसे उपयोगी या सबसे उपयोग सर्वोत्तम उपाय होता है। नेक्स्ट आता है रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता और सीखने का मार्गदर्शक, ठीक है? सुविधादाता और सीखने का मार्गदर्शक होना। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद का उपयोग किसके विकास में सहायक है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद का उपयोग जो है किसके विकास में सहायक है, ये तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति और प्रमाण आधारित सोच के में सहायक माना जाएगा, ठीक है, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति और जो प्रमाण आधारित सोच है। किस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो सीखने के दौरान सुधार के लिए त्वरित प्रतिक्रिया जो है वो देता है। तो कौन से प्रकार का मूल्यांकन होगा जो सीखने के दौरान, ठीक है, अभी बच्चा लर्निंग कर रहा है, फिर उसी के दौरान जो है वो त्वरित प्रतिक्रिया जो है वो दी जाएगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी, ठीक है, रचनात्मक यानी कि उसको रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है या उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो कहा जाता है, जो सीखने के दौरान दी जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तक को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? तो पाठ्य पुस्तक जो है उसको जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं के रूप में देखना चाहिए, ठीक है? एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को गलत समझते हैं तो शिक्षक का अगला कदम क्या होगा? ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है किसी अवधारणा को, किसी कॉन्सेप्ट को गलत मान रहे हैं, तो फिर शिक्षक का नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए? तो शिक्षक का नेक्स्ट स्टेप होगा कि गलत धारणा का निदान कर वैकल्पिक उदाहरण देना, ठीक है? नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान में कालक्रम को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होगा? तो कालक्रम को समझाने के लिए, टाइम लाइन को समझाने के लिए जो समय रेखा जो है वो सबसे उपयुक्त उदाहरण होगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है स्रोत आधारित प्रश्न विद्यार्थियों में किस क्षमता को विद्रोह के रूप में विरोध के क्षमता को विशेष रूप से विकसित करते हैं। तो स्रोत आधारित प्रश्न जो है, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो विद्यार्थियों में किस क्षमता को विशेष रूप से विकसित करते हैं? तो वो करते हैं साक्ष्य का विश्लेषण करना, ठीक है? साक्ष्य का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए कक्षा में कौन सा व्यवहार सबसे उपयुक्त है? लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए जो कक्षा है उसमें कौन सा व्यवहार जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाएगा? तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त व्यवहार माना जाएगा वो माना जाएगा असहमति के सम्मान, जो असहमति है उसके सम्मान के साथ चर्चा, ठीक है? जो असहमति के सम्मान के साथ जो है वो चर्चा करना जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान में अवधारणा मानचित्र का प्रमुख उपयोग क्या है? तो लोग सामाजिक विज्ञान में जो अवधारणा मानचित्र है, कॉन्सेप्ट बेस्ड मैप जो है, उसका प्रमुख उपयोग क्या है? तो उसका प्रमुख उपयोग है अवधारणाओं के बीच संबंध स्पष्ट करना, ठीक है? अवधारणाओं के बीच संबंध को स्पष्ट करना, ठीक है? नेक्स्ट है जब विद्यार्थी अपने समुदाय की किसी समस्या पर डेटा एकत्रित करते हैं तो वे मुख्यतः किस प्रक्रिया में होते हैं? वे अनुभवात्मक और जांच परक अधिगम में होते हैं, ठीक है? अनुभवात्मक और जांच परक अधिगम में होते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षक को एक ही सही दृष्टिकोण के बजाय अनेक दृष्टिकोण क्यों प्रस्तुत करने चाहिए? तो क्योंकि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या संदर्भ और प्रमाण से प्रभावित होती है, ठीक है? संदर्भ और प्रमाण से प्रभावित होती है। नेक्स्ट आता है कि यदि किसी गतिविधि में कुछ विद्यार्थी लगातार पीछे रह रहे हैं तो समावेशी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो यदि किसी गतिविधि, किसी एक्टिविटी में विद्यार्थी जो है, कुछ विद्यार्थी, ठीक है, वो लगातार पीछे ही रह रहे हैं तो फिर समावेशी रणनीति क्या होगी? समावेशी रणनीति ये होगी कि कार्य को छोटे-छोटे चरणों में बांटकर अतिरिक्त सहायता जो है वो दी जाएगी, ठीक है? जो भी काम है उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो अतिरिक्त सहायता जो है वो दी जाएगी। जो सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन किसका बेहतर चित्र देता है? तो सामाजिक विज्ञान में जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसका मूल्यांकन जो है किसका बेहतर चित्र देता है? समय के साथ विद्यार्थी की प्रगति और कार्य का, ठीक है? पोर्टफोलियो जो है समय के साथ विद्यार्थी की प्रगति और उसके कार्यों का जो है वो मूल्यांकन देता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि एक शिक्षक जो है स्थानीय बाजार में कीमतों का सर्वे करवाता है, ठीक है? कीमतों का, स्थानीय बाजार है, ठीक है, लोकल मार्केट है, उसमें कीमतों का सर्वेक्षण जो है वो करवाता है, सर्वे करवाता है। फिर मुद्रास्फीति की अवधारणा को समझाता है, ठीक है? मुद्रास्फीति की अवधारणा को समझाता है। ये दृष्टिकोण किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? ये जीवन अनुभव की अवधारणा का निर्माण है, ठीक है? रियल लाइफ से जोड़ना बच्चे को, ये उस अवधारणा का निर्माण जो है टीचर के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विज्ञान में क्यों और कैसे वाले प्रश्न अधिक उपयोगी क्यों होते हैं? जिन क्वेश्चंस में क्यों पूछा गया हो और कैसे पूछा गया हो, ऐसे प्रश्न क्यों उपयोगी रहते हैं? क्योंकि वे उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, कि ठीक है? क्योंकि वे उच्च स्तरीय शिक्षण को, चिंतन को जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि कक्षा में पोस्टर बनवाने के बाद विद्यार्थियों से उसके संदेश की व्याख्या करवाना किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो पोस्टर कक्षा में बनवा दिए गए हैं, ठीक है? और विद्यार्थियों से उसके उस संदेश की व्याख्या, ठीक है? एक्सप्लेनेशन जो है वो करवाई जा रही है, तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? ये है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, ठीक है? प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन ये कहलाता है।
नेक्स्ट और लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त त्रुटि सुधार तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा जो एरर मतलब रिफॉर्म करने के लिए जो सबसे अधिक अच्छा तरीका है वो क्या है? वो विद्यार्थी की सोच समझकर उसे पुनर्विचार का अवसर देना, ठीक है? बच्चे ने गलती कर दी है, ठीक है? तो उसको उस गलती को सुधारने का अवसर देना बहुत बड़ी बात होती है। तो विद्यार्थी को सोच समझकर उसको कहना कि आप इस क्वेश्चन का सोच समझकर एक बार फिर से विचार करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है? तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 101 नंबर का कि यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर तथ्यात्मक रूप से अधूरा है लेकिन उसका तर्क मजबूत है तो फिर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तर्क की सराहना करते हुए तथ्यात्मक कमी पर प्रतिक्रिया जो है वो देनी चाहिए, ठीक है? तथ्यात्मक रूप से उसको प्रतिक्रिया जो है वो देनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस मैराथन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसी मैराथन से जो है वो आपके बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस मैराथन से आपको आने वाले हैं। तो आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इस मैराथन में, उसको जाकर ज़रूर पढ़िए और ज़रूर याद करिए इन सभी क्वेश्चंस को। बहुत कम टाइम जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में अब बचा हुआ है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और पिछली मैराथन को देखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी चैनल पर विजिट ज़रूर करें अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपकी प्रिपरेशन में जो है वो आपके अगर एसएसटी की बात करूँ मैं तो 60 में से 50 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको चैनल पर विजिट ज़रूर करना है और वहाँ पर जाकर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज़ भी आपको क्लासेस मिल जाएँगी, आपको मैराथन भी वहाँ पर मिलने वाले हैं, आपको अलग-अलग एमसीक्यूज़ वाली क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, बाकी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपका स्वयं का चैनल है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए।